इंडिया के लोग ये मानते ही नहीं। जी हाँ, मेरी 62 साल की उम्र है, आज तक मैंने कभी इंडिया के लोगों में इतनी नाराजगी पाकिस्तान के बारे में नहीं की। ये पहलगाम के वाकये पहलगाम के बारे में भाई आप तहकीकात करवाएं। मोदी साहब को जरूरत नहीं है पाकिस्तान का कार्ड खेलने की। वजह कभी वक्त था पाकिस्तान का कार्ड खेला जाता था। जनता में ग्राफ नीचे आया, उधर रहा या उससे ऊपर चला गया? मेरे ख्याल से ऊपर चला गया। यानी जनता में ये आ गया कि मोदी जी ने जंग जीत ली है। हाँ, ऑनेस्टली मैं नवाज शरीफ साहब ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ। अच्छा वजह ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੋਂਡੇ ਪੜਿਆ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ टाइम 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ सीट ਦੇ ਉੱਤੇ मरियम नवाज जी बैठे। इफ्तिखार ठाकुर साहब ने जो बयान दिया था उसके वजह से पाकिस्तानी आर्टिस्टों को पंजाबी फिल्म में लेना बंद हो गया और उन्होंने माजरत की है। वो तो कहते हैं कि जुआ किसी का ना हुआ। यस, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि लाइफ के साथ गैम्बल करना सीखो। देखो स्टॉक मार्केट जो है ना वो चलती है दो चीज़ों से, फियर एंड ग्रीड। फियर होता है लोग डरते हैं, जब नीचे जानी शुरू हुई लोग डरना शुरू कर देते हैं। वो टाइम होता है खरीदने का। यू इन्वेस्ट, यू कम इन, टिप को बाई करो और जब भी गुड न्यूज आए, बहुत अच्छे से न्यूज आगे, मार्केट बहुत अच्छी है, निकल जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਸ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ बैठे हों तो गल ਅਸੀਂ उर्दू च कर रहे, लेकिन हमारी ऑडियंस दोनों तरह की मौजूद है। हम ये भी अंदाजा बनाएंगे और पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਐਸ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਯੂਐਸ ਬੇਸ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 37 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ज़्यादा नहीं की थी, सो मैंने सोचा कि यार फ्यूचर है कुछ यहाँ पे इंडिया में उस समय एजुकेशन के हिसाब से। तो आई थॉट लेट मी डू समथिंग। तो ज़िंदगी में रिस्क लिया और यूएस से अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हैं यहाँ से, तो मैं वहाँ चला गया। एक तरह से गैम्बल किया। और आपकी उम्र थी 37 साल? 37 साल का था और मैं 62 का हूँ। 25 साल पहले मैं तो फैमिली के साथ आप? मैं पहले अकेला गया था, 1.5 साल के बाद मेरी फैमिली आ गई थी, तो तब मेरा कंप्लीट हुआ हिजरत जो है, जिसे कंप्लीट कहते हैं, जब मेरी फैमिली तो फैमिली आ गई साथ। तो फिर किया क्या, पहुंचे अमेरिका तो क्या किया? देखो जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन मेरी बहुत ज़्यादा थी नहीं, बीएससी मैंने की हुई थी नकल नुकल मार के। तो तब वहाँ पे जाके जैसे शुरुआत करते हैं लोग, वहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो गैस स्टेशंस पे काम करते हैं लोग। ठीक, तो मैंने भी वही किया। लाहौर के एक हमारे शरीफ साहब थे, उनके स्टोर के ऊपर मैंने लगभग साल 6 महीने काम किया। उनके जो 7-Elevens होते हैं वहाँ पे गैस स्टेशन को, तो वो किसी भी इंडियन पाकिस्तानी को मना नहीं करते। जो भी जॉब लेने आ रहे, उस समय मैं बात बता रहा हूँ 25 साल पहले की। शरीफ साहब जी, उनके पास कोई पाकिस्तानी आ गया, इंडियन आ गया, हाँ जी, तो उन्होंने उसको जॉब दे देनी। उसको जॉब देनी है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। आई विश के वो मेरे ये पॉडकास्ट सुने, तो उनको शुक्रिया। ये कहाँ पे थे? वहाँ पे रिवर साइड कैलिफोर्निया, केला हो जाया था रिवर साइड। और आपको कैसे पता चला कि शरीफ साहब किधर हैं? ये किसी से पूछते? नहीं, जो मेरे रूममेट्स थे वो उनके स्टोर पे काम करते थे, उन्होंने कहा ही शरीफ साहब के पास ले चलते हैं। मैं जब वहाँ पे पहुँचा अमेरिका में, तो मेरा खैर 48 घंटे के अंदर अंदर उनके स्टोर पे मैं काम कर रहा था विद इन 2 डेज। तो वो बहुत ही ट्रस्ट करते थे हम लोगों पे और बहुत ट्रेनिंग भी अच्छी देते थे, तो उन्होंने वहाँ से करियर स्टार्ट किया। तो लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, तो मैंने सोचा था कि ये मैं काम कभी हमेशा के लिए तो नहीं करूँगा, स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है। तब मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लिया। तो पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा वो करते हैं, तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बना। साल 1.5 साल 2 साल वो किया। तो इवेंचुअली आपको बता दूं मेरा बैकग्राउंड है गैम्बलिंग का। गैम्बलिंग का? तो मैं इंडिया में भी गैम्बलिंग करता था, मेरी फितरत में, मेरे खून में गैम्बलिंग थी। तो यहाँ से हिजरत करना भी एक गैम्बल था। सभी बच्चे छोड़ के वहाँ पे चला गया, जॉब छोड़ के, अबू अम्मी सबको छोड़ के, तो वहाँ पे एक नई ज़िंदगी बनाने के लिए चला गया। और मैं अमेरिका में एक भी आदमी को नहीं जानता था। जब मैं अमेरिका में लैंड किया लॉस एंजल्स में, एक भी आदमी मेरा वाकिफ़ नहीं था। किसी का दोस्त का आगे दोस्त था, उसका नंबर था मेरे पास, तो उनके पास गया
तो जिंदगी से गैम्बल ही एक तरह से किया। तो वो तो कहते हैं कि जुआ किसी का ना हुआ, यस, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि लाइफ के साथ गैम्बल करना सीखो। जो गैम्बल नहीं करेगा, हाई रिस्क हाई गेन। तो मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, तो 37 साल से लगभग मुझे हो गए स्टॉक मार्केट में काम करते हुए। तो उसमें हाई रिस्क हाई गेन, लेकिन नॉलेजेबल गेन आपका ऐसा होना चाहिए कि ऐसा गैम्बल नहीं कि आप सब कुछ दांव पे लगा दो। पता होना चाहिए था भाई की कर रहे हैं। जी, आप जब वहां पे गए तो फिर जॉब वगैरह इसके बाद क्या जॉब्स की? तो जैसे बता रहा था मैं, इधर 10 टका करता रहा, ये दिया वो किया तो मज़ा नहीं आया। तो गैम्बलिंग करने के लिए मैं कसिनो में जाता था। अच्छा जी, तो इंडिया में जब गैम्बलिंग करो तो पुलिस पकड़ लेती थी। तो वहाँ पे अमेरिका में तो लीगल है कसिनोज हैं। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने खेलना शुरू किया। तो वहाँ पे ना टिप्स होती हैं, जो डीलर्स कार्ड्स डील करते हैं। मैं डीलर के साथ डील कर रहा था, खेल रहा था। तो उसको मैं $5 $10 टिप देते हैं, जब भी आप $100 जीते 5 दे दिया। तो उसको मैंने पूछा डीलर को कि यार आप इतना पैसा बनते हैं, मैंने आधा घंटे में 1 घंटे में आपको $40-50 दे दिए, तो आप तो अच्छा पैसा बनाती होंगी। वो कहती जी बहुत अच्छा पैसा है। तो मैंने कहा डीलर कैसे बनते हैं? तो उसने मुझे जगह बताई, एक स्कूल, हम उसे स्कूल कहते हैं जहाँ भी सीखते हो आप। तो वहाँ पे गया, तो उससे 2 महीने के बाद मैं कसिनो में जॉब कर रहा था। डीलर? जी हाँ। तो डीलर की जॉब शुरुआत की, उसके बाद फ्लोर सुपरवाइजर बना, फिर मैं ट्रेनिंग मैनेजर बना। 15 साल मैंने कसिनो में जॉब करी। जब मैंने कसिनो में जॉब करी, उसके 2-3 साल बाद मुझे एहसास हुआ, मैंने देखा लाखों लोग आ रहे हैं, हर बंदा हार रहा है। तो मैंने जुए की एक तरह से पीएचडी कर डाली वहाँ पे। तो मैंने देखा कि जीत नहीं सकते आप। तब मैंने चेंज किया कि गैम्बलिंग नहीं करनी है। अच्छा, ये फिर आपका जो सोच थी यस वहां पे ये चेंज। अच्छा, अब थोड़ा समय है इसमें। जी, अभी कितने साल आपकी वहां पे जॉब की आपने? मैंने 15 साल कसिनो में जॉब। तो 15 साल में बेशुमार वाकयात आपने देखे, क्योंकि लोग तो फिर जब हारते हैं तो एक अलग मस्ती होती है, जी, और जब आप जीतते हैं तो एक सरशादी होती है। यस। तो आपने कोई वाकयात तो वो देखे, मैं चाहूंगा वो भी आप शेयर करें। ऐसा ही कि कसिनो में जो गैम्बलिंग करने के लिए आते हैं, हर आदमी आता है शौक के लिए। तो कसिनो खुले हुए भी शौक के लिए हैं। सिर्फ आप जाओ, $200-400 आपने खेला हारा, लेकिन हमारी लिमिट नहीं होती। हम जुए में एक ऐसी फितरत होती है, हम एक डिफरेंट पर्सन होते हैं। जब जुआ खेल रहे होते हैं ना हम, तो हम एक और ही इंसान होते हैं, क्योंकि वहां पे हम नहीं होते। आप एक ईगो है इंसान में। आप जैसे $100 की सोच किया, अगर $100 खेलने में हार गया तो घर चला जाऊंगा। लेकिन जब आप 100 हारते हो, तो आप पर ईगो आ जाती है आपकी कि यार नहीं, मैं जीत सकता हूँ, फला आदमी साथ में बैठा दूसरा तो जीत रहा है। तो आप फिर एटीएम पे जाते हो या कहीं किसी दोस्त से मांगोगे, कहीं अंदर वाली जेब से निकालोगे पैसे, तो फिर और खेलोगे। तो आप घुसते चले जाते हो होल में, जिसे कहते हैं आप डीप होल में चले जाते हो। कोई आपने देखा होगा कि इतना बड़ा यार वो पैसा हार गया, इतना ज्यादा पैसा आ गया, एक एक रात में लोग कितना कितना हार जाते हैं। एक नहीं, हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैं दे सकता हूँ कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां खत्म हो गई। जैसे अब खाली होते थे ना कई दफा, तो कोई लोग कस्टमर जो आके बैठ जाते, बातें अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। एक लेडी मुझे नहीं बोलती, वो अपनी उसकी कम्प्लेक्स थे, शॉपिंग कम्प्लेक्स थे उसके, ठीक है, तो एक एक करके सब कुछ हार गई। अब वो कसिनो में 10-10 $50-50 इधर उधर से मांगती फिरती थी। उसने अपनी जो स्टोरी सुनाई, अपने कम्प्लेक्स थे, शॉपिंग कम्प्लेक्स? शॉपिंग कम्प्लेक्स थे वो, लॉस, उसका एग्जांपल उसके खुद की जुबानी है कि कहती कि मैं एक बार लॉस वेगस गई। लॉस वेगस जुए का अड्डा है बसरूटी, ठीक है जी। तो वहाँ पे बड़े बड़े कसिनोज हैं, तो वहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं। तो वहाँ पे वो गई तो खेल रही थी, तो जब हार गई तो एक जिद होती है या होता है कि मैं पैसे वापस लूँ। मेरे जो गए हैं वो वापस आ गए। वापस आ गए, बस बंदा ये सोचता उम्मीद मेरा भी घर होती। पूरा हो जाए। तो घर नहीं पूरा होता, बंदा पूरा हो जाता खुद। वो वापस आई वहाँ से, लॉस वेगस से जो कैलिफोर्निया जहाँ थी, तो 100 किलोमीटर का रास्ता, 350 किलोमीटर। वापस आई, आके उसने अपना दुकान, शॉपिंग कम्प्लेक्स था, 4-5 दुकानें थी उसमें, वो अपनी खुद की मलकी थी, वो उसने बेची जल्दी में। उससे पैसे लिए, उसको था जल्दी से जल्दी मुझे पैसे वापस लेने हैं। वापस लॉस वेगस गई, वहाँ पे वो हार के आई। वापस है, उसने अपनी लंबी स्टोरी है चलो, लेकिन शॉर्ट में ये कि अपना सब कुछ वो तबाह कर बैठी। अब वो खाली थी और रोने जैसी उसके हालात थे जब अपनी स्टोरी बता रही थी। तो इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। अर्मीनियन के लोग बहुत खेलते हैं जो, अच्छा अर्मीनिया बेस्ड, उनके खून में या चाइनीज एशियन लोग ज़्यादा खेलते हैं। तो उनके पास इतना इतना पैसा खेल रहे होते हैं। तो एक दफा मेरी बेगम गई, तो वो कहती है यार $5-5 लाख इनके आगे पड़े होंगे, जो खेल रहे हैं, चिप्स होते हैं ना जी उनके आगे जी। वो कहती है ये खेलते क्यों हैं, इनके पास $5-5 लाख कैश हैं। तो उनका मनी इज नेवर नफ। वो अपनी एक अंदर एक सिकनेस है
जुआ जो है ना, गैमलिंग एक सिकनेस है, जैसे शराब है, आदी हो जाते हो आप इसको छोड़ नहीं पाते। छोड़ नहीं पाते। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि देखिए, हमें तो लगता है जुआ बंदा पैसे के लालच में खेलता है, कुछ लोग अपने तस्कीन के लिए भी खेलते हैं, मजा आता है, इसमें किक है, किसी का पैसा आपके पास आ जाता है, आप किसी को हराते हैं, या आपका जाता है, या रिस्क है, ये भी तो आपने देखा होगा। तरह तरह के गैमलर्स की कैटेगरी होती है जी। एक तरह जिसकी आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उनमें उनको किक मिलती है, ठीक है ना। उनको ये होता है कि जीतने के लिए नहीं वो खेलते। 2-2 दिन हमारे कसिनो में ऐसे लोग थे, 2-2 दिन 3-3 दिन वो कसिनो में ही है, घर ही नहीं गए, कार में जाते हैं, थोड़ा सा नैप लिया, 1 घंटा 2 घंटा, वापस आ गए, पार्किंग में कार में सो जाते हैं, वापस आके उनके शरीर से बदबू आ रही होती है इतना, क्योंकि पसीना बदबू, मतलब 2 दिन से आप नहाए नहीं। तो लेकिन उनको एडिक्शन होती है कि पैसे मेरे पास आए, हाउ कैन आई लास्ट फॉर लॉन्गर। तो पैसे जीतने के लिए, जैसे उसने $200-400 से शुरू किया, उनके 1000 हो गए, 2000 हो गए, उनको होता है अब मैं ज्यादा देर तक कसिनो में टेबल पे खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ। तो उनको ये होता है कि मैं ज्यादा देर तक कैसे इसका आनंद लूं। उनको ये नहीं होता कि मैं पैसे घर लेके तो जाए। ये सारा है किस्मत का खेल है, या इसमें ट्रिक्स भी है? कोई ट्रिक नहीं है, ऑड्स आपके अगेंस्ट है। कसिनो सबसे ईमानदार जगह दुनिया में अगर है तो कसिनो है। आप हैरान हो गए ये बात सुन के, लेकिन जितनी ईमानदारी कसिनो में, लोगों के दिमाग में है कि कसिनो जो है ना बेईमानी से जीतते हैं। आप जाएंगे तो किसी ने आपको लूट लेगा। जरूरत नहीं है उनको, ऑड्स उनकी फेवर में, वो बता के आपको ये ऑड्स हैं, ये जैसे रूलेट गेम होती है, काफी कॉमन गेम है। रूलेट में आपको 35 गुना उन्होंने देने हैं, 38 घर हैं टोटल, 000 और 36 नंबर, उन्होंने 35 गुना देने हैं। तो आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम सन बुद्ध समझते हो, सन टास्क करते हैं हम, फ्लिप ऑफ ए कॉइन जी, जब फ्लिप ऑफ ए कॉइन करो, तो आप अगर से मैं ये करूं कि यार आप जीतोगे, हो करेगी तो ना, आप जीतोगे मैं आपको 5 रुपए दूंगा, अगर मैं जीतूंगा आप मुझे 6 रुपए देगा, ठीक है। 10 साल खेलते रहो और आधा आधा जीतेंगे हम, आधे आप जीतोगे आधा मैं जीतूंगा, कोई 50-50 चांस होते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि 2 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद कौन जीतेगा, क्योंकि 5 तो मैं दे रहा हूँ आपको जब मैं हारता हूँ, तो जब जीतता हूँ 6 ले रहा हूँ, 1 रुपये तो हर बार मुझे आ रहा है। तो 100 बार खेला तो भैया 50 बार आप जीते, 50 मैं, तो 50 रुपए तो मेरे एक्स्ट्रा बन गए ना जी। कसिनो इस तरह के ऑड्स अपनी फेवर में रखता है। प्लेयर जो है एक टाइम जीत सकते हैं, आपके कसिनो में $1000 नहीं कि आप $50,000 बन गए, आपके जीत के, मान लिया ठीक है, लेकिन अगले दिन फिर आप आओगे, अगले दिन फिर आओगे, इवेंचुअली एट द लॉन्ग किसीनों को देख के जाओ, आपने हारना ही हारना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो खेलते हैं जुआ, कोई भी मैचों की शर्तें लगाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ऑड्स उनके अगेंस्ट हैं। तो ये जब मैंने देखा तो मैंने खुद से जुआ छोड़ा। उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में तो मैं काम करता था, वो काइंड ऑफ स्पेकुलेशन है, उसमें भी जुए के थोड़े से तासुर होते, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। फिर मैंने स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनाया, और अब मैं जो यूट्यूब चैनल, आपने पूछा कि क्या आपका मकसद, तो मैं यूट्यूब चैनल बना के मैं लोगों को, यंग बच्चों को, ज़्यादातर आज का स्टॉक मार्केट को भी वो गैमलिंग की तरह से लेते हैं। शायद आपको पता हो कि अब इंडिया में जैसे डे ट्रेडिंग होती है, कि आपने सुबह लिया, दोपहर के 1 घंटे के बाद निकल गए, 2 घंटे के बाद निकल गए, वो उसे जुआ कहते हैं। ये वैसे डे ट्रेडिंग क्या है? वैसे चले आपने डे खुद ही ट्रेडिंग यही होती है कि आज जो आपने सौदा किया, सुबह मार्केट 10 बजे खुली, 4 बजे बंद होना है, 10 से लेके 4 के बीच में आपने उसको खरीदना बेचना करते रहो। कभी खरीदा, भाव बढ़ गया, बेचा बेचा खरीदा, 4 बजे उस आपको क्लोज कर देना उसको, आप घर कोई नहीं लेके चीज जाओगे। तो 4 बजे तक आपका प्रॉफिट जो लॉस हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो आपका डे ट्रेडिंग का लॉस प्रॉफिट है। तो इसमें लोग, यानी रोज आपकी जंग है, जुए वाला हिसाब हो गया कि जब आप कसिनो जाते हो, या जीत के आओगे या हार के आओगे, लेकिन एक टाइम के अंदर आपने खेल के वापस आना। तो स्टॉक मार्केट किस लिए बनी थी? स्टॉक मार्केट बनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो लोग बहुत पैसा बनाते हैं। अच्छा, अब ये आपने फिर कसिनो से खूब पैसा बनाया? एज एन एम्प्लॉई हाँ पैसा बना, क्योंकि अच्छी सैलरी देते हैं कसिनो वाले, बहुत अच्छे बेनिफिट्स देते हैं, बोनस एवरीथिंग, कसिनो ने खूब कमाना। ठीक है, तो आपने खूब पैसा बना के छोड़ दी। कसिनो से बहुत खूब पैसा नहीं बनाया गया। अच्छा, कसिनो तो एक जॉब होती है, जॉब अच्छी सैलरी थी, तो उसमें पैसा, घर का स्टैंडर्ड, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ, घर अपना खरीदा, सारी चीजें अच्छा मेरा लाइफस्टाइल हो गया। जो पैसा बना ना, वो स्टॉक मार्केट में और प्रॉपर्टी में बना। मैंने 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी अमेरिका में, अगर आपको याद है, सब कुछ तबाह हो गया था। 5 लाख वाला घर जो है ना, वो 1.5 लाख का मिल रहा था।
तो तब भी मैंने एक तरह से रिस्क लिया। तब क्या किया ये जरा हाँ, मैंने तफसील से बताइए। ये अपना घर तो लिया मैंने, मेरा पहला घर 2008 में ही बना लिया, कहाँ पे लिया? रिवर साइड में ही, रिवर उधर ही, हाँ कैलिफोर्निया में। तो उसके बाद मैंने एक घर जो अपना लिया, तो पहले मैं किराए पे रहता था, तो घर लेने के बाद दूसरा 6 महीने के बाद दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। तो मेरे साथ वाले जो कुलीग के कहते यार तू बेवकूफ़ है, तू इस समय तो सब बेच रहे हैं घरों, और तुम खरीद रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, तो यही तो टाइम है खरीदने का, जब मैं बेचूंगा आप लोग खरीदोगे। तो 1.5 लाख का जो घर है ना जी, अब 3-4 साल के अंदर अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस जब भी आते हैं तो अल्टीमेटली तो नॉर्मल हो जाता है सिचुएशन, कहीं आंधी आई, तूफान आया, उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है। तो मार्केट जब सेटल डाउन हुई, हाउसिंग मार्केट, देखो मैंने जो घर लिया 140 का, जैसे 1,40,000 का, उसका मेरी $600 किस्त थी 20% डाउन देने के बाद, और $1,400 का किराएदार लाइन लगा के खड़ा हुए, तो मैं कहाँ से नुकसान में आऊंगा? तो कितना आपने गेन किया यानी जब 3 घर लिए? कोई नहीं, मैंने 5 कर लिए, तो उसमें पहले तो मैंने किराया खाया, अच्छा 600 पिछता 1400 किराया, उसमें $800 उसमें पहले ही आप मुनाफे में जा रहे हैं। मुनाफे में, हर $800 हर महीने हर घर से आते रहे। और किराएदार मैंने अच्छे ढूंढे, उनका किराया कभी नहीं बढ़ाया। एक किराएदार मेरा 8 साल रहा, उसका जो पहले दिन उसने 1450 में शुरू किया था, जब वो छोड़ के गया 8 साल के बाद, उसका 1250 किराया था। हर बार 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका मैं $75 माइनस कर देता था। अब तूने क्योंकि टाइम पे पेमेंट करी है, मुझे फ़ोन नहीं करना, घर में कोई दिक्कत है, कोई बिजली खराब है, अपने आप सेटल करो, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। तो उसका $75 बोनस देता, $500 बोनस देता था क्रिसमस में, कि अगर आपने मुझे फ़ोन नहीं किया सारा साल, किराया टाइम पे दिया, तो $500 लिफाफे में डाल के उनके घर दे के आता था मैं, ये आपका बोनस है, क्योंकि आपने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे तंग नहीं किया। तो मेरा ये था कि मैं लालची नहीं, कि भैया लोगों से मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट करी और उसमें मैंने अच्छा पैसा कमाया। 4-5 साल के बाद वही घर 3 साढ़े 3 लाख के हो गए। अब वो 5 आपने लाख, लाख 1.5 लाख में लिए थे? हाँ, जो 1.5 लाख में लिए, 1.5 लाख तो मुझे किराया आ गया। हाँ, और उसके ऊपर उसके ऊपर जो बेचा सारा का सारा मेरा अपना प्रॉफिट आया, ठीक है ना जी। तो वो मैंने सारे घर जो है 2016 में, 17 में बेचे, 18 में। हालांकि मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, सारे बेच दिए? हाँ सारे अपना छोड़ के, बाकी जो किराए वाले करते सारे बेच दिए। तो मेरी बेगम मेरे से आज तक खफा है, क्योंकि वो उसके बाद और बढ़ गई। अब वो जो 5 वाला ट्रेड रह गया था, अब वो साढ़े 5.5-6 लाख के करीब है। तो मैंने 3 के आसपास, 3 साढ़े 3 बेच दी। मैंने कहा यार इतना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो किसी और को कमाने दो। तो फिर वो पैसा मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू। अच्छा, आप स्टॉक मार्केट तो आप पहले से कर रहे थे जी लेकिन फुल टाइम उस तरह से नहीं कर रहे थे, जी ठीक है? तो इतना बड़ा रिस्क आपने क्यों लिया कि आप अपने घर वहां से भी तो किराया आ रहे थे ना, आपने वो सारा स्टॉक मार्केट में डाल दिया? हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई वो कहते हैं ना एक ही होते चे बास्केट दे वे सारे ना पाओ। ऐसा था, मैंने सारे पैसे तो नहीं लगाए, लेकिन मैं अभी भी आज तक भी जितना मेरे पास पैसा होता है मैं 25 पैसे लगाता हूँ। 100 रुपए है ना मेरे अकाउंट में, 25 रुपए से ज्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। 75% कैश होता है मेरा, ठीक है, ये क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट है मेरी, तो मुझे जरूरत नहीं है सो, क्योंकि कई बार क्राइसिस आते हैं, जैसे अभी अप्रैल में ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे, स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश नहीं की। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। यही चीजों लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि ये किस तरह अपॉर्चुनिटी, जब मार्केट क्रैश होती तब आपने क्या? कम लो ना, सस्ता मिलता है, 100 वाली चीज आपको 60 में मिल रही है, तो आप वो फक्ता लेने का, लोग डरे हुए हैं। देखो स्टॉक मार्केट जो है ना वो चलती है 2 चीजों से, फियर एंड ग्रीड। फियर होता है, लोग डरते हैं, जब नीचे जानी शुरू हुई लोग डरना शुरू कर देते हैं, वो बेचते हैं, ओ यार बट्टी हो गया, ये हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होगी, स्टॉक में बेचो 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 बेचो, ये गवर्नमेंट जीत गई, वो जीत गई, तो लोग डरते हैं। वो टाइम होता है खरीदने का, 10% लोग खरीदते हैं, 90% उसको बेचते हैं। वो ऊपर खरीदते हैं, नीचे जाके बेचते हैं। आपको करना उल्ट है, कि जब डिप आए, मार्केट नीचे जाए, तब इन्वेस्ट करो, तब ले लो चीज। जी प्रॉपर्टी भी ले लो। कई दफा ऐसा इंसिडेंट होता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, वार लग गया, जैसे इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा पीछे हो गया, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस, स्टॉक मार्केट नीचे ली। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, यू इन्वेस्ट, यू कम इन, डिप को बाई करो, और जब भी गुड न्यूज आए, बहुत अच्छे से न्यूज आ गए, मार्केट बहुत अच्छी है, निकल जाओ। अच्छा, ये स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए? इसका जवाब कोई मैं दे नहीं सकता, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि आप चाहे आप 1,000 रुपए से शुरू कर लो, लेकिन जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये जवाब देना इसका बड़ा मुश्किल है कि कितना होना चाहिए, आपकी कितनी नेटवर्थ है। अच्छा, आप
तैयार कब होते हैं इसके अंदर काम करने के लिए? यानी एक बात तो हो गया ना कि चलो कितने पैसे होने चाहिए, आपने कहा 1000 लगा दो, 1000 से शुरू हो जाओ, लाख से हो जाओ, करोड़ से हो जाओ, अरब से हो जाओ। लेकिन अगर अब आपको ये पूछा जाए कि आप तैयार कब होते हैं, तैयार से मुराद ये कि आपको बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग बिना तैयार हुए ही कूद जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पास पैसा है, कहीं से भी पैसा आया, आपने प्रॉब्लम बेची, आप सोचते हो कि मैं इसको डबल करूं, आप स्टॉक मार्केट में कूद जाते हो बिना नॉलेज की। कम से कम आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि भैया स्टॉक मार्केट होती क्या है, ये चलती कैसे है, फंडामेंटल्स क्या हैं। कोई आपको बताने वाले बहुत से मिल जाएंगे, आजकल चार्ट्स बनते हैं, ये स्टॉक मार्केट के चार्ट्स, ये टेक्निकल्स, ये जी चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैंडल बंदी, सब जो है ना वो नुकसान वाले काम है। आप पहले अपने आप को एजुकेट करो, यूट्यूब पे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं भी वही करता हूँ। मेरी अगर आप आप अपनी वीडियोस के जरिए यही लोगों को आगाही देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि गैम्बलिंग में कभी आपका फायदा नहीं हो सकता, कभी नहीं कमा पाओगे आप। एक दिन कमाओगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन सारा गवाओगे, प्लस अपने जेब से गवाओगे। उसको मत करो, स्टॉक मार्केट को एज एन इन्वेस्टर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एप्पल 2005 में इसका फोन आया था, आईफोन फर्स्ट 2005 या 6 में हो सकता है, एक आधा साल में वही फिचो। तो जिस बंदे ने एप्पल का एक फोन खरीदा, $700 का फोन था, ठीक है जी। अगर किसी इंसान ने वो $700 का फोन की बजाय एप्पल का शेयर ले लिया होता, स्टॉक जिसे कहते हैं, $700 में, तो आप अंदाजा लगाओ आज कितने होंगे उसके पास। उसके पास अब गूगल करके देख लेना, कई मिलियन डॉलर्स होंगे उसके। एक $700 के आपके मिलियंस बन गए एप्पल का स्टॉक लेने। बजाय उस प्रोडक्ट को लेने के, जी, उसी कंपनी को अगर आपको पता ही आगे जाएगी, इसका फ्यूचर है, तो उन्हीं के शेयर्स ले लो। देखो गूगल, एप्पल, एनवीडिया, ऐसे स्टॉक्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे स्टॉक्स है, टेस्ला। अरे लोगों ने इतना पैसा बनाया, आप इन्वेस्ट करके छोड़, सबसे ज्यादा पैसा मार्केट में बनाता है इन्वेस्ट। आपने कितना इन्वेस्टर के तौर पर पैसा बनाया लोगों को मोटिवेशन के लिए, अगर आप बताना चाहेंगे तो कितना बनाया हो? देखो ऐसे फिगर शुरू में जैसे अपना कैपिटल छोटा होता है, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ साल से मैं पैसा अपना डबल कर, कितना बता दूं, साल में मैं डबल कर लेता हूं। तो उसकी मेरी स्ट्रेटजी, मेरे 5 अकाउंट्स हैं, अलग अलग अकाउंट्स में अपनी स्ट्रेटजी अगर बताऊं, एक मैं इन्वेस्टिंग करता हूं अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स, जिनको स्टडी करके उनके फंडामेंटल देख के, छोटी कंपनी है अभी बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है, वहां पैसा बनेगा। जब एप्पल थी तो किसी को उस दिन नहीं पता था कि एप्पल $4 ट्रिलियन की कंपनी बन जाएगी। एनवीडिया 2015 में $30 का स्टॉक था, आज $6,000 का स्टॉक है उसका, एनवीडिया का, स्प्लिट को अगर काउंट करने। तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स लेके लंबे इन्वेस्ट करने हैं। एक तो मैं एक अकाउंट में वो करता हूँ, एक में मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, डिविडेंड देती है कंपनियां, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लो और उसके आप कवर्ड कॉल बेचते रहो। थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, उसकी मैं ज्यादा पैसा बनाता हूँ जी ऑप्शंस पे। ये क्या है? स्टॉक की ऑप्शंस होती है डेरिवेटिव्स जिसे कहते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। वो एक तरह से थोड़ी सी स्पेकुलेशन कह लो, लेकिन आपको अगर नॉलेज है तो सबसे ज्यादा पैसा ऑप्शन सेलिंग में है। आपको कब लगा कि कितनी देर बाद ये मुझे समझ आ गई है ये गेम क्या है सारी? कितनी देर के बाद, और कितना कोई पहले नुकसान उठाया या पहले दिन से मुनाफा हुआ? मैंने 10-15 साल पैसा नहीं बनाया शुरुआत में, मैं इंडिया से ही शुरू कर दिया। तो 1988 में मैंने धीरू भाई अंबानी रिलायंस कंपनी के, उनका इशू आया था, वहाँ से शुरू किया था। तो इंटरेस्टिंग थोड़ी सी बात है, अगर तो मैंने 88 में मेरी शादी हुई थी, तो मेरी बीवी के पास तक वो 15 तोले सोना, सोना डालते हैं जितना भी था, हम मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो मैंने उसको कहा कि भाई स्टॉक मार्केट में कुछ नया नया शौक था, तो उसका मैंने सोना बेच दिया। 6 महीने के बाद शादी की, उसका सारा सोना बेच दिया, 15 तोले था, बेच के मैंने अंबानी जी के स्टॉक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के इशू, पब्लिक इशू आया था, उसमें लगा दिया था। तो मैंने कहा तेरे को मैं ना डबल करके दे दूंगा। तो डबल कहा, वहां से तो इशू में तो प्रॉफिट हुआ जब अलॉटमेंट आई, लेकिन वो पैसा फिर मैं ट्रेडिंग में, अभी नया नया था, ट्रेडिंग में पैसा गवाता है हर आदमी, हर आदमी नहीं कहूँगा, 90% 95% लोग ट्रेडिंग में गवाते हैं। वहाँ पे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। तो आप सोचते हो मैं डबल कर लूँ अभी, कमा लूंगा, तो मैंने वो सारा पैसा गवा दी। तो बीवी को 15 तोले का 30 तोले बनाने का वादा किया था, वो नहीं मैं पूरा कर सका। लेकिन माशाल्लाह अब मतलब किलो के हिसाब से भी हमारे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है मेरी, तो केजीज के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है मेरी। तो उसकी सारी शिकायतें दूर हो गई, लेकिन उसको 25-30 साल लगे। आपके सवाल का जवाब, के पहले 10-15 साल
नहीं कमाया पैसा, नहीं कमाया। स्वीकार करते जी। अब वही मैं चाहता हूँ कि जो मैंने 10-15 साल नहीं कमाया, गवाता रहा, कमाता रहा, गवाता रहा, मैं जो अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि वो आपको स्किप कर दो, आप वो काम ही ना करो जो मैंने गवाया नहीं वाला किया, आप सीधे वहां से शुरू करो जहां से पैसा कमाना आता है। लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग ये समझते हैं कि यार ब्रोकर के पास जाते हैं, एयर कंडीशन रूम है, फर्स्ट क्लास कंप्यूटर्स की स्क्रीनें लगी हुई हैं, ये टाला 2000 मैंने 6000 बन गया, आप एक्साइट हो जाते हो, तो उसमें आप घुस जाते हो, तो आप गवाते हो। वो सिर्फ दिखाने के लिए है, स्टॉक ब्रोकर की कमीशन आप देते हो। अगर आप अपने जानने वालों में कोई मिसाल दे सकें, कोई ऐसी एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान कहीं की भी, कि जिन्होंने अभी पिछले कुछ सालों में या महीनों में इन्वेस्टमेंट की और फिर बहुत बड़ा मुनाफा उठाया। बहुत से एग्जाम्पल है कुद्दू कि मैंने पॉडकास्ट किया है, अपने बचपन के दोस्त, 50 साल से मेरा दोस्त है अविनाश, तो उसके साथ मैंने भी पॉडकास्ट किया है, 3 दिन हुआ अपलोड हुआ है, उसको आप देखो, उसमें बहुत अच्छी बातचीत है। जिसको भी स्टॉक मार्केट का बेसिक समझना है ना, तो वो वीडियो देखी। तो जीएस पाही के नाम से जो मेरा चैनल, उस पर जो लेटेस्ट वीडियो है, 1.25 घंटे की लगभग वीडियो है, उसमें हमने बेसिक्स टच किए कि कैसे, क्या साइकोलॉजी है, किस तरह से लोग नुकसान करते हैं। तो उसने एग्जांपल दिए हुए अपने खुद के कि भैया किस तरह से उसने लंबे तौर पे 40-40 गुना पैसे किए हैं, 50-50 गुना पैसे किए हैं, क्योंकि उसके पास पेशेंस थी। उसका बेटा भी अब मार्केट में आ गया, यंग है, लेकिन वो भी इतना अच्छे पैसे इन्वेस्टमेंट में, तो मतलब आप अब कराची स्टॉक एक्सचेंज ले लो जी, इसका इंडेक्स आप गूगल करके देखो, मुझे नहीं पता, आप 1990 में 95 में देखो कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या था, मेरा ख्याल है 1000 होगा, 1500 होगा। ठीक है। आज क्या है, आज क्या है, कैन यू सी कि आज गूगल में करके देखो आप क्या है, मेरा ख्याल है 1 लाख के आसपास होना चाहिए। मैंने नहीं देखा है काफी सालों से, काफी दिनों से। तो आप इंडिया में क्या उसका कंपैरिजन कर लेते हैं? इंडिया अपनी वाली में, भी देख इंडिया में लेते कर हैं। लेते हैं। 1988 में जब मैं मार्केट में आया, स्टॉक मार्केट मैंने जो शुरुआत की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 600 था, 600 में। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स ले लो, इंडेक्स के फंड्स होते हैं, इंडेक्स ले लो। 600 इंडेक्स था, आज 84,000 है बॉम्बे का इंडेक्स। 1988 से अब तक कहानी शुरू हुआ 600 से और अब 84 था। अब 84,000 है। आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया आपने, उस टाइम गोल्ड था 3500 रुपए का तोला इंडिया में, क्योंकि मैंने बेचा था, मुझे याद है 1988 में, तो 3500 का तोला था। आज 1 लाख रुपए का तोला इंडिया में सोना, तो आप उसको कैलकुलेट करो तो लगभग आपके बनते हैं 28 गुना, लगभग बन जाएंगे। स्टॉक मार्केट में आपके इससे 5 गुना ज्यादा पैसे बने हैं अगर 600 आपने लगाया। लेकिन आपने बर वक्त काम किया, ये देखा कि भाई आगे क्या हो सकता है, ये थोड़ी सी स्टडी भी तो लोगों को करनी चाहिए ना। बिल्कुल, उसकी कंपनी के उसके बगैर नहीं फिर जी। होता है ये, वरना बाद में बताते हैं लोग। हमारे यहाँ कई मशहूर टिकटॉकर जी, उनके इतने पैसे ट्रेडिंग में उड़ गए जी। वो आता ही है, अगर भाई 1 करोड़ रुपया जाया हो गया, 50 लाख जाया हो गया, तो लोग फिर कहते हैं यार ये ट्रेडिंग तो। ट्रेडिंग मत करो ना, मैं तो कह रहा हूँ जिसको समझ नहीं है ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग ही 2 तरह की है। एक ट्रेडिंग है जैसे मैंने बताया, डे ट्रेडिंग में आज ही लिया, आज ही शाम को आपको 4 बजे तक करके करना, तो प्योर जुआ है। उसमें तो मैं कहूंगा 99.9% लोग हारे ही। अच्छा इन द लॉ डे ट्रेडिंग में हर रहे हैं यार, सिर्फ ब्रोकर कमाएगा, अपनी कमीशन कमाएगा, वो स्टॉक एक्सचेंज कमाएगी, आप नहीं कमा सकते, छोड़ दो उसको डे ट्रेडिंग को। दूसरी होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं। वो होता है कि आप जैसे पॉलिटिकल इवेंट आया, इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, मार्केट एकदम से नीचे आई, तो आप अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटली गुड स्टॉक्स हैं, हर कंट्री में होते हैं, जैसे इंडिया में रिलायंस ले लो, HDFC बैंक है, आप उनमें एंटर करो। टैरिफ लगाए थे, जैसे आप एग्जाम्पल बताता हूँ, चलो टैरिफ लगाए थे ट्रम्प ने अप्रैल, तो मार्केट बहुत बुरी तरह से सारे वर्ल्ड की गिरी थी, ठीक है ना जी। उसको दौरे पड़ते हैं, उस पर देखो, तो वो कभी कभी ऐसे ऐसे हरकतें करता है। तो उसने जब टैरिफ लगाए अप्रैल में, मार्केट इतनी गिरी, तो आप एनवीडिया शेयर जैसे लगा लो, बहुत आजकल मार्केट का डार्लिंग है, वर्ल्ड का सबसे कीमती शेयर है एनवीडिया। अगर आपको कितना महंगा है? वो $4 ट्रिलियन की उसकी मार्केट वैल्यू है, और पाकिस्तान 400 बिलियन की टोटल इकोनॉमी है पाकिस्तान की, तो 10 पाकिस्तान मिला लो कीमत जो की है, तो एक कंपनी बनती है एनवीडिया, उसकी कीमत है। अब इससे अंदाजा कितनी बड़ी कंपनी है, और ये इतनी छोटी कंपनी थी 10 साल पहले। अच्छा, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया अप्रैल में, इसका शेयर $100 आ गया, 104, 105, अब 183 है। अब अप्रैल लगा लो, अब 6 महीने, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जब भी ऐसा वक्त आए, अच्छी कंपनी, आपको पता है ये कंपनियां टॉप की है, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, यानी ये कम बैक होगा इनका। जी,
एग्जैक्टली उनकी डिप में एंटर करो और उसको होल्ड करो। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 15 दिन इसके भी। लिए दो बातें हैं, जैसा आपने कहा ना मेरे पास 100 रुपए हो तो मैं 25 की करता हूँ। जी जी आप सेफ साइड पे आते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट जी। तो यही बात है कि ये भी नहीं है कि आप ये होल्ड कर लो, पीछे से आपका घर खराब हो जाए। आपके पास क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, कितना आपको टाइम लग सकता है इस सब में, कि ये सारे रिस्क देख के फिर कूद जाओ। यस, ये लेसन नंबर 1 है कि आपने कभी भी उधार लेके पैसा या कोई मतलब किसी यार दोस्त से लेके या अपना घर बेच के या बच्चे की शादी करवाने 10 साल के बाद चाहिए, वो पैसा नहीं लगाना है। ऐसा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, कम से कम 6 महीने साल। तो इसको फुल टाइम कैरियर कहा जा सकता है एब्सोल्युटली। बहुत से लोग फुल टाइम, मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। मैं पिछले आप पूरे दिन मैंने में जॉब कोई काम नहीं करते। सीनो की जॉब मैंने 6 साल पहले छोड़ दी। मेरी तो आपका बहुत क्या रूटीन होता है? मेरा रूटीन यही है कि सुबह में जैसे अब तो मैं क्योंकि सोशल मीडिया में आ रही हूँ 6-7 मेरी इसकी अपनी अलग स्टोरी है। अगर आप कहें मैं लगभग दिसंबर तक, पिछले दिसंबर तक मैं घर पे था। मैंने अपना घर कैलिफोर्निया में से मूव किया। मैं नियाग्रा फॉल के पास एक फार्म हाउस लिया मैंने, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 3 कुत्ते। हम वहाँ से आराम से रहने लगे। ठीक है, 5 साल पहले की बात है। तो मैं साल 2 साल बीते, पैसे तो बढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, खर्चे भी कम, तो अच्छा लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया। लेकिन 2-3-4 साल के बाद मेरी वाइफ तो बिजी रहती है, अपने बगीचा बगीचा करती रहती है वो, तो मैं डिप्रेशन में आ ली कि यार अब जिंदगी का मकसद क्या है। पैसे तो आ रहे हैं, पैसे खाऊंगा थोड़ी क्या, हाँ पैसे कितने खा लोगे, हम एक गरीब परिवार से हैं। तो ये तो है नहीं कि मैं पैसे की एक घड़ी ले लूंगा $10 लाख वाली, ऐसा तो अपनी फितरत में है नहीं। तो मैं कहता हूँ वही चीज खरीदो जिसकी जरूरत हो। अच्छा सब कुछ है हमारे पास। तो मैं जब इंडिया गया, एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम था वहां पे, मैंने जो अटेंड किया, वहां पे मुझे एक मकसद मिला। किसी सज्जन ने बताया, उसका मैनेजर था, उसने कहा कि आप स्टॉक मार्केट की इतनी अच्छी नॉलेज रखते हो, आपका टाइम नहीं पास हो रहा, तो आप क्यों ना लोगों को टीच करो, यूट्यूब चैनल बनाओ। तो मेरी वाइफ को जब बताया तो वाइफ मेरी बड़ी खुश हुई। वो कहती सारा दिन मेरा सिर खाते रहते हो, समझाते रहते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, ये अच्छा आप यूट्यूब चैनल बनाओ, लोगों को सिखाओ। मुझे तो आ गया समझ सब कुछ। तो अब मैं यही बात करता हूँ कि लोग, अब मेरा टाइम इसमें पास होता है। अब मैं कम से कम 2 हफ्ते में वीडियोस बनाता हूँ, अपना काम करता हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी होती है स्टॉक मार्केट की। तो इस तरह से मेरा टाइम पास। होता है। ये बताएं कि ये जो हमारा मई के महीने में हुआ, आप कहाँ पे थे? जो पाकिस्तान और इंडिया का हुआ, आप कहाँ थे? मैं अमेरिका में था। यूएस में थे जी। तो आपने दोनों तरफ देखा होगा, बड़ी आग लगी हुई है, दोनों पासे लोग की गल्ला कर रहे हैं। तो कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਗਿਰਾਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ऑनेस्टली बताऊं तो वहां पे लोगों के दिलों में नाराजगी है, नाराजगी? हाँ जी। कि बहुत नाराजगी है। क्यों? वो समझते हैं कि जो पहलगाम में हुआ उसमें डायरेक्ट पाकिस्तान का हाथ था। ठीक है, गलत है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप जज्बात बता रहे हैं। मैं जज्बात बता रहा हूं, जो वहां पे फीलिंग्स है पाकिस्तान के साथ, इतना मैंने, मेरी 62 साल की उम्र है, आज तक मैंने कभी इंडिया के लोगों में इतनी नाराजगी पाकिस्तान के बारे में नहीं दी। ये पहलगाम के वाकई पहलगाम की बात ठीक है। तो तो हम तो कह रहे हैं, पहलगाम वाला हमारे वज़ीर आज़म साहब और हम लोग तो कह रहे हैं ना कि भाई आप तहकीकात करवा लो कहीं से भी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक में ये बात चलेगी कि पाकिस्तान ने ये करवाया। बिल्कुल, देखो ये जैसे कुछ लोगों से यहाँ पे बात हुई, कहते हैं पॉलिटिक्स है, तो मोदी साहब अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। हाँ, एक आम तासुर तो यहाँ से मिला, ठीक है ना, वहां पे क्या है? उसका मैं जवाब देता हूँ आपको, जो मेरी फीलिंग है। जी जी। और लोगों के साथ जो है ये है, मोदी साहब को जरूरत नहीं है पाकिस्तान का कार्ड खेलने की। वजह कभी वक्त था पाकिस्तान का कार्ड खेला जाता था। वजह यह है कि उनके काम, पिछले 12 साल से वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। आप इंडिया की 12 साल से पहले ले लो और आज ले लो, इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया स्टूड वेरी फर्म। जैसे रशिया से तेल लेना, अफ्रीका नहीं लेना, लेके कर ले क्या करता। इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पिछले 10 साल से मोदी साहब ने इंडिया में डेवलपमेंट बहुत की है। लोग स्टॉक मार्केट ले लो, रियल एस्टेट लो, खुश है मोदी जी? काफी हद तक देखो, कंपैरिजन तो पुराने परफेक्ट कोई भी नहीं होता। मोदी साहब से भी लेकिन आप कह रहे हो कि 12 साल वाला मुख्तलिफ है इरा जो है। तो मोदी साहब की रेपुटेशन इंडिया में अच्छी है। चीज ये बताइए कि ये तो आप पूरी दुनिया मान रही है ना, इंडिया खुद भी मान रहा है कि ये, हमें खुद भी नहीं पता चला था कि ये इतने बड़े अच्छे महंगे प्यारे जदीद टेक्नोलॉजी ये कैसे पाकिस्तानियों ने गिरा ली। इसके बाद मोदी जी की कोई जो इज्जत है, कदर है, उसमें कोई कमी हुई?
यानी एक देखो, अगर इसको थोड़ा रिवर्स कर दें, पाकिस्तान के तैयारे गिर जाते हैं, 7 6 7 तैयारे गिर जाते हैं, हमारे पास राफेल होते हैं। तो जाहिर बात है यहाँ पर जो हमारे वजीर आजम है, सदर है, आर्मी चीफ है, इनकी रिप्यूट में फर्क पड़ना एक सच है। उधर क्या हुआ? आप ये कहते हैं ये सच है, अगर मैं मानूं ही ना कि ये सच है तो फिर मुझे तो उसकी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, अब जो है, वही जो वहां पे है वो बताएं। वही बता रहा हूँ ना जी, मैंने अपना नाम ले लिया, मैं वही बता रहा हूँ कि इंडिया के लोग ये मानते ही नहीं। कि तैयारे गिरे हैं? जी हाँ, नहीं मानते। इतने ज्यादा ऐसे जैसे आप बता रहे हो इससे ऐसे गिरे हैं, वो मानने को तैयार नहीं। नहीं तो इंडिया वाल हमारे, मैं ये खुद मानता हूँ कि इंडिया में एजुकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये तो लोग जाके सर्च करते होंगे, बीबीसी, फिर वो राफेल तैयारे वाले बनाने वालों ने, उस कंपनी ने ये मान लिया कि भाई ऐसा हो गया। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मेरे लिए भी ये एक मौजज़ा लगता है मुझे कि ये कैसे कर दिखाया जी। तो इसके ये आप कह रहे हैं कि इंडियन पब्लिक में तो ये बात है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये तासुर यही है कि कुछ नहीं हुआ। ये तासुर यही है कि इंडिया ने पाकिस्तान का नुकसानदेही कर, ये वहां पे तासुर है। 100% यही तासुर है। गलत है, ठीक है। ठीक है, जो आप उधर हो रहा है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है, जो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इसका मतलब तो ये है कि इंडिया के अंदर लोग जश्न मना रहे होंगे कि हमने ऐसी कैसी कर जी है। ऐसे ही ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चले, अब आप इसको साइड पर रखिए, क्योंकि आप तो इंडिया से हैं। अगर मैं कहूं कि मैं बाइस नहीं हूं पाकिस्तान के लिए, तो ये एक झूठ है। मैं पाकिस्तान के लिए बाइस हूं, आपको भी होना चाहिए, ठीक है। ये बताएं कि बाहर की दुनिया क्या कह रही है। जहां पे आप अमेरिका में थे तो गोरे आपके जो दोस्त हैं वो क्या कहते थे? देखिए, जो अमेरिका में गोरे हैं या जिन लोग मेरे दोस्त हैं, उनके लिए तो इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है। वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। कभी गड़बड़ ना हो चल गया तो वो इस पे ध्यान रखते हैं। अदरवाइज ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें, उनको कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं अच्छा, है। और इंडिया में ट्रंप को लेके जो कि अभी तक वो 28 मरतबा ये बात कह चुके हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई, वरना ये हो जाता वो हो जाता। 28 से ज्यादा होता जब मैं बात कर रहा हूँ। ट्रंप के लिए नफरत बढ़ी है वहां पे। बहुत ज्यादा। अच्छा, क्योंकि मोदी साहब जो है ना, इंडिया में काफी रिस्पेक्ट है उनकी, ठीक है। तो जो लोग मोदी साहब पे ट्रस्ट करते हैं, अब मोदी साहब से ट्रम्प साहब की होगी झगड़ा, अब झगड़े चल रहा है ना, झगड़े से एक दूसरे को, तो वो अब ट्रम्प तो बुरा हो गया। इंडिया के लोगों के लिए देखो, जो जिसे कहते हैं फेथफुल अपने मुल्क के लिए, अब टर्की है, या जिन जिन मुल्कों ने इस वार पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट चाइना, वो, हाँ, वो नफरत के काबिल। अजरबैजान, यस, टर्की, तो ट्रंप का अभी पाकिस्तान उसने हमें सपोर्ट तो नहीं किया वैसे। नहीं, चलो किया साइकोलॉजिकली साइड तो ली क्लियर। तो टर्की के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स माने जाते हैं इंडिया के लोगों में, कि टर्की कोई जाने में, मेरा एक क्योंकि टर्की तो बहुत जाते हैं। वो मेरा एक दोस्त है, वो टर्की गया पीछे घूमने, तो उसके सब दोस्त मेरे सामने की बात है, उसको लानते डाल रहे थे कि तू टर्की गया, शर्म आनी चाहिए तुझे। तो मतलब देखो, ये जज्बात आ गए हैं वहाँ। ये जज्बात हैं। अच्छा चले, एक तो ये बात होगी, आपने कहा कि इंडिया में भी इस वक्त लोग जश्न मना रहे हैं, और बल्कि हमें पता चला हमारे भी यहाँ पे लोगों को तमगा इम्तियाज, सारा इम्तियाज दिए गए ना, जो जंग में जिन लोगों ने कारकर्दगी दिखाई, उधर भी दिए गए हैं, ये भी पता चला। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। अच्छा चले चले चले, इस वक्त इसका मतलब ये है कि मोदी जी की जो ग्राफ है, वो जहां पे था जंग से पहले वहीं पे खड़ा हुआ है, या उससे ऊपर चला गया, या नीचे आ गया? जो तासुर मिलता है ना, जो उसके सपोर्टर थे, वो अभी उसके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। सपोर्टर तो खड़े रहते हैं, यहाँ पे नवाज शरीफ के सपोर्टर उसके साथ खड़े रहते हैं, इमरान खान के खड़े रहते हैं, सपोर्टर तो कहीं नहीं जाता। आम जनता, जनता में ग्राफ नीचे आया, उधर रहा, या उससे ऊपर चला गया? मेरे ख्याल से ऊपर चला गया। यानी जनता में ये आ गया कि मोदी जी ने जंग जीत ली है। हाँ, यस, तो आप कह रहे हैं नंबर बढ़ गए हैं मोदी जी के? मोदी जी के नंबर बढ़ गए। मेरी बस स्पेशली अब उसके बाद जो इवेंट्स हुए ना, ट्रम्प के साथ जो हो रहा है, रशिया से ऑयल लेने वाली बात हुई, तो वो कह रहे हैं ये डट गया है। मोदी ने कह दिया कि मैं डटा हूं। तो पब्लिक को आप कह रहे हैं, चले इसको बेशक पॉलिटिशियन ही समझ लें, इस बात को पॉलिटिकली समझ लें इस सारी बात को, तो उसने एक अच्छे पॉलिटिशियन की तरह इस वाले मामले को इस तरह से कवर कर लिया है कि देखो मैं अमेरिका के सामने डट गया हूँ। हाँ, लोगों को ये लगता है इंडिया में कि मोदी साहब इंडिया के लिए बेस्ट कर रहे हैं, जो करना इंडिया की इज्जत दुनिया में ये है उसके लिए
इसके दूसरी तरफ मैं देख रहा था राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं कि यार ये देखो गलत बात बता रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये हार के आया, नुकसान करवा के आया, फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया। जी। ये सारा कुछ तो पता चला ना। इसका मतलब है कि वहां पे भी एक आवाज तो उठ रही है कि मोदी जी जंग जीते नहीं हारे। राहुल गांधी जी की वही हालात है वहाँ पे जो आपके यहाँ भी एक पाकिस्तान पीपल पार्टी के यंग लीडर हैं, जैसे उनको लोग सीरियसली लेते हैं ना, उसी तरह से राहुल गांधी जी को वहाँ पे सीरियसली लोग। हमारे यहाँ तो एक सूबे में उनकी हुकूमत है, बल्कि वो तो कांग्रेस की वहां पे भी है। पंजाब में भी उनका गवर्नर है, केपी में भी गवर्नर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि राहुल जी को सीरियस नहीं लेते। राहुल जी को सीरियस नहीं। ओके ना, इनका कोई फ्यूचर है मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर अब मोदी जी का तो आगे मुस्तकबिल भी बड़ा जबरदस्त है, यानी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको रीजन बताता हूँ, लेट मी टच सम इश्यूज। लोग पिछले कुछ सालों से इंडिया में, जो मैं रियलाइज करता हूँ, रेडिकल हो गए हैं। रिलीजियस हिंदू कभी भी रेडिकल नहीं था, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस पॉइंट नहीं था। अब उनको मोदी जी एक आइकन मिले हैं। आप सहमत हो या ना हो? आप कह रहे हैं कि ये सियासी लीडर से ज्यादा हम्म, अब एक मजहबी उनकी एक फॉलोअरशिप है। जी ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग उनको कुछ और मानने लगे हैं। ऐसा ही हुआ। ऐसा ही है। क्योंकि जो कांग्रेस की पॉलिसी लोग मानते थे कि वो मिनोरिटीज को अपीज करने की पॉलिसी थी कांग्रेस की, मुसलमानों को अपीज कर दिया, सिखों को अपीज कर दिया। मोदी जी का एक ऐसा तासुर है कि वो हिंदुत्व के लिए हैं, हिंदू। ठीक है। मेजोरिटी वो है। मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज जो हैं वो अब मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। उनको लगता है कि एक ऐसा मसीहा है मोदी जी कि जो हिंदुइज्म जैसे मैंने कहा कि रेडिकलिज्म गलत या ठीक, आप तो ठीक है, बहस कर लेकिन सकते हैं। हम बात जो लेकिन जो हकीकत है वो फैक्ट बता है, रहे हैं। हकीकत कहती है कि हिंदू इस टाइम, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी कट्टर नहीं। पीछे खड़े हो गए हैं मोदी कट्टर जी समझते के। हो आप? हाँ हाँ, तो वो कल्ट हो गया, पीछे कल्ट पड़ गए। जो कट्टरपन इस टाइम इंडिया में है हिंदुइज्म का, पहले कभी नहीं था। तो वैसे एक फ्रैंकली बात करें जी, आपने मुझे पहले बताया था जब हम मिले कि यार मैं इतना मजहबी नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ। जी जी हम भी कमोबेश इसी तरह के सादा से। ठीक है। ठीक है अमन, ये इंडिया के लिए अच्छा हुआ या गलत हो रहा है कि भाई एक कल्ट की तरह एक शक्ल बन जाए, चाहे ये पाकिस्तान में हो तो गलत ही कहा जाएगा इसे, कि एक पॉलिटिकल लीडर की एक पॉलिटिशियन से ज्यादा वाली एक बात आ जाए, उसको लोग मजहब की तरह कुछ समझने लगे, मानने लगे। देखिए यानी इसको अगर आप देखें ना, अमेरिका में आप रहते हैं, उस नजर से देखा जाए तो, दुनिया की नजर से इसे देखा जाए तो क्या ये ठीक हुआ? फर्क साहब, ठीक या गलत का फैसला जनता नहीं करती कि मैं क्या, वो करती है जो करती है। कल्ट कल्चर है ना जो। अब अमेरिका में क्या हुआ, फायदा ट्रम्प कल्ट, कल्ट बन गया, ठीक है कल्ट। ना? हाँ 50% से ज्यादा लोग, जबकि वो डिजर्व नहीं करता प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। मैं एज एन अमेरिकन कह रहा हूँ, कभी मैं वोट ना दूं ट्रम्प को। आपने वोट नहीं दिया, नहीं दिया, ना कभी दूंगा। और यही वजह कि ये कल्ट वाली शेप आ गया था। लोग उसकी गलतियां भी भूल जाते भूल हैं, जाते हैं। और उसकी गलतियों को भी लोग कहते हैं भाई इसमें भी कुछ चीज अब होगी। ये चीज मैं इंडिया में लोगों को बात करता हूँ कि अगर मोदी जी, मेरे हिसाब से मोदी जी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है पिछले कई सालों से, ठीक है, लेकिन मोदी जी कोई गॉड नहीं है। नहीं है। वो इनसे सारी गलतियां हो सकती है, सबकी गलतियां जो है उनको आप आइडेंटिफाई करो, ये गलतियां। लेकिन अब वहां पे एक ऐसी चीज भी है कि गलती को आइडेंटिफाई किया जाए तो वो सपोर्टर जो है वो कहते हैं ना भाई यस मोदी जी की जो तरफ नहीं आना। कल्चर है पर नवाज शरीफ के जो सपोर्टर हैं, नवाज शरीफ साहब को गलती भी कर दें, सड़क पे सरेआम गलती कर दें, लेकिन उसका सपोर्टर कभी नहीं कहेगा ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है या ठीक है, वो वाह, हमारी सोच तो ये है कि भाई कल्ट वाला कल्चर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, पर है मुल्क आगे नेटेस्ट तो ठीक है पूरी दुनिया में। अच्छा ये बताएं कि आपने एक फिल्म बनाई जी और अब आप मुझे कह रहे थे मैंने पाकिस्तान में भी एक फिल्म बनानी है। जी तो पहले जो फिल्म बनाई वो तजर्बा कैसा रहा और कब आ रही है, और जो अब आगे बनानी है उसका क्या है? जब मैं सोशल मीडिया में आया, पिछली बार मैं इंडिया गया था ये सफर में, तब मेरी मन में तमन्ना तो थी कि कुछ करा गया यार जिंदगी को बिजी रखने के लिए। तो मैंने शौक के लिए एक पंजाब के काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, संता बनता, इनको शुगली जुगली आजकल कहते हैं, तो उनके साथ मिलके मैंने फिल्म बनाने का इरादा किया। तो उन्होंने कहा शॉर्ट फिल्म बनाओ, आप नए हो इस फील्ड में तो आपको एहसास नहीं है अभी, तो आपको नॉलेज हो जाएगी। तो मैंने एक पाजी हो गए राजी नाम से 1.25 घंटे की शॉर्ट फिल्म बनाई है। उसकी शूटिंग 80% इंडिया में हुई, पंजाब में 20% के करीब अमेरिका में की। पिछले महीने अमेरिका में कंप्लीट हुई। अब वो फिल्म ऑलमोस्ट रेडी है, सितंबर में हम उसको रिलीज करेंगे। ठीक है, उसमें मैंने रोल भी किया है। अच्छा जी, और कैसा लगा आपको ये सारा करके? बहुत ही अच्छा लगा इसका इसका मतलब आप अपना करियर देख रहे हैं इसमें कि आप फिल्म बनाया बनाया यस तो उसी इरादे से जैसे पाकिस्तान में मैं आया,
तो मुझे पाकिस्तान के आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके कॉमेडियंस। वर्ल्ड के टॉप क्लास कॉमेडियंस हैं, इनका कोई मुकाबला ही नहीं। अब इंडिया की भी पंजाबी फिल्में इनके बगैर नहीं बन पाए। अच्छे बन रहे हैं ये दोनों का कोलैबोरेशन। अच्छा हुआ। तो चलो अभी रुकावट थोड़ी सी आ गई है, तो आपके इस पॉडकास्ट से मैं एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम का जो कारण था इस जो पंजाबी फिल्म के लिए आई, तो इफ्तिखार ठाकुर साहब ने जो बयान दिया था उसके वजह से पाकिस्तानी आर्टिस्टों को पंजाबी फिल्म में लेना बंद हो गया। लड़ाई हो गई ना, लड़ाई हो गई हाँ। इंडिया में भी। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, इफ्तिखार ठाकुर साहब से मेरा पॉडकास्ट हुआ, अच्छा उनसे मेरी बातचीत हुई, तो ये उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। उन्होंने क्या कहा कि यानी जो उन्होंने पहले बयान दिए थे और फिर बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, जी जी। तो अब वो इस बात को खत्म करना चाह रहे हैं, इसको बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं और उन्होंने माजरत की। माजत की। ये तो अगर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा कह उन्होंने दिया। कहा है कि पिछले 1 महीने 1.5 महीने से मैं सो नहीं सका, इतना मैं टेंशन में था, क्योंकि जिन लोगों से रहा काम किया उनके सब फैमिली से रिलेशन हो रहा है, अब वो इनसे बात भी करने को तैयार नहीं है, तो ये उनको हर्ट हुआ। ये उमरा पे गए थे ठाकुर साहब, अच्छा तो बहुत बेहतरीन इंसान है, मैं इनको कल मिला है। बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान है, उनके दिल में एक दर्द है पंजाबियों का या जो। तो उमरा में गए तो वहाँ से उन्होंने अल्लाह से मांगा कि यार ये जो मैंने किया है तो उसका मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए। तो आते ही जब वो वापस आए तो आते ही मेरा उनको फ़ोन, मेरा नहीं फ़ोन गया, किसी ने फ़ोन किया उनको मेरे बारे में बताया, ठाकुर साहब ने मेरे को फ़ोन किया, इमीडिएटली हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई। वो मेरे पास आ गए और खुले दिल का मुज़ाहरा किया, उन्होंने बड़े दिल का मुज़ाहरा किया, इजाज़त कर ली। उन्होंने कहा कि मैंने अच्छा नहीं किया, इमोशन होके मैंने जो कही। ये जो उनका मशहूर बयान हुआ था वही वाला है जिसमें उन्होंने कहा था पानी से आओगे, तो वो वही वाला सारा बयान, उसी से बात बड़ी थी। जी उसी से बात पड़ी। ठीक है, तो अब चलो हम अच्छे उसके ऊपर आ गए हैं कि बात खत्म हो गई। Yes. उन्होंने माजत कर ली और उन्होंने ये बताया कि मैं इस बयान देने के बाद 1-1.5 माह सो नहीं सका, यानी परेशान हो गया, बेचैन हो गया। ऐसा ही कहा उन्होंने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो लोग थे, नासिर चन्योटी, अकरम उदास, इफ्तिखार ठाकुर, जितने लोग, ये सब लोग अब दरमियान में फिर इंडिया जो पंजाबी मूवी बन रही थी वहां पे ये बंद हो गया था रास्ता ये। मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चलो गर्मी सर्दी हो गई थी, हाँ अब इसका मतलब है कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये अब मुझे नहीं पता, इन्होंने तो अपना काम कर दिया, ठाकुर साहब ने। अब उधर वाले क्या अब करते हैं? उनकी मर्जी है कि इसको कैसे लेते हैं, माफी। आपका- मेरा आप- पर्सनल ओपिनियन ये है कि कि जब बंदा कोई अपनी माफी मांगे, हाँ माजरत कर ले, तो दूसरे को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और उसको बात को मिट्टी डाल देनी चाहिए। मिट्टी पाओ, जैसे आपके चौधरी साहब कहते चौधरी शुजात साहब, हैं, याद साहब, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। देखो 1947 में क्या हुआ इंडिया पाकिस्तान का, सब कुछ भूल के आज हम भाइयों के भाई भाई बैठे हुए, हाँ, मेरे पास है, अरे उसी लाहौर बैठे। अरे जनाब जो लाहौर च इज्जत प्यार मोहब्बत मिली ना, मैं शब्दां च नहीं बयान कर सकदा, मैनू मतलब इमोशनल हो जाना, मैं जरूरत नहीं था इतनी यार प्यार लोग, यही प्यार ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, they love you, आप भी रेसिप्रोकेट करो, नफरत दिल में से निकालो। ਤੁਹਾਡਾ ਉਥੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ जी ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ? तीसरा फेरा है पिछले 75 साल। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਲਾਹੌਰ काफी डेवलप है, काफी डेवलप। और मैं देख रहा कि खास करके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो तासुर पाया जाता था कि यहाँ पे टेररिज्म है, ये हालात है, जैसा कुछ नहीं है, अरे बिल्कुल भी नहीं। मैं आप जहाँ दिल करता चले अरे जाते हैं। ऐसा मैं तो ये पगड़ी मेरी जो है ना वो इतनी इज्जत दिलाती है मुझे, मैं बाजारों में मुझे को लगता ही नहीं कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, इतना सिक्योरिटी। तो ये जो चीफ मिनिस्टर है आपकी, मैंने पंजाब की उनको इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से माहौल चेंज किया, काफी अच्छा माहौल है, कोई धरना नहीं। पिछली बार मैं आया तो इस्लामाबाद जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे धरना, और एक बार आया तो मौलाना साहब का धरना था, तो इस्लामाबाद जा ही नहीं सका। मेरा मतलब अब सिक्योरिटी के हालात पाकिस्तान के बहुत बेहतर है, मुझे लगता है कि राइट ट्रैक पे है पाकिस्तान राइट ट्रैक पे है। लेकिन सिर्फ छोटी सी बात जो इंडिया के साथ मेरा जो दिली तमन्ना है कि आपस में बैठो, हमारी करो, बराबरी। मिली तहफुजात क्लियर करो, टेबल पे बैठो। कोई हर दुनिया के हल टेबल पे ही होते, अब पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, नहीं बदल। और अच्छा एक बात हो, इंडिया अगर चाहे कि मैं पाकिस्तान को लड़ाई करके जीत लेता हूँ, जीत लिया, आपने सारा पाकिस्तान इंडिया में भी मिला लिया, तो फिर क्या होगा?
फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ का वो मुस्लिम ही होगा, क्योंकि इंडिया में जितने मुसलमान हैं, पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं, इकट्ठे हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर उनका ही होगा। तो ये कोई प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। या हम भी इस तरह कर रहे हैं तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। राइट, एग्जैक्टली। तो पड़ोसी के साथ हालात अच्छे होने चाहिए। डेफिनेटली, तो हम कुछ उसमें कर नहीं सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अब पाकिस्तान, आपने कहा जी मैं मूवी बनाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान ही, यानी कि आप कह रहे हैं मैं यहीं के एक्टर लूंगा, यहीं की लोकेशन होंगी और मैं यहाँ पे मूवी बनाना चाहता हूँ, क्यों मंसूबा आपके दिन में आया? जी, जैसे मैंने वहाँ पे बनाया तो आपको बताया कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे दिल में है कि पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, मैं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोगों से मिला कॉमेडियंस को। सलीम अली बिल्ला जी से कल रात को उनके यहाँ था। यार इतने अच्छे लोग हैं और इतने अच्छे एक्टर्स हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनकी कितनी वो कितने अच्छे हैं। यस। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अगर मेरे पॉसिबल हुआ तो पाकिस्तान में आके मैं उनके साथ मिलके एक मूवी बनाने का इरादा रखता हूँ। बाकी रब ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਿਊਟ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ऑनेस्टली मैं नवाज शरीफ साहब ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ, यस। ਵਜ੍ਹਾ? ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਵਰਕ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। जी जी। तो ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ? ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਂਡੇ ਲਪਾੜੇ। ਹਾਂ, ਲੋਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਪੈਗਾਮ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। लड़ना भी नहीं चाहते। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਕਦਮ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਜੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਐਸ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत बहुत शुक्रिया मैंने मौका देने का कि तुहाडे नाल मैं गलबात कर सके। थैंक यू।